अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, इफ़ द बॉडी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन if acceleration of the body is zero, then body is said to be in the state of equilibrium. अब एक्सेलरेशन ज़ीरो में हम दोनों अगर मोशंस को स्टडी करें, एक्सेलरेशन ज़ीरो की तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। या तो बॉडी रेस्ट में है, या उसकी लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये तीनों केसेस के ऊपर हम फिर इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स को डिस्कस कर देते हैं। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है, पहला केस है कि बॉडी रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। दूसरा केस है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, हमारे पास वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। इसको बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। डायनामिक में फिर हमारे पास 2 केसेस हैं। एक है कि उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म। जब लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो। दूसरा केस है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, सो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। या बॉडी रेस्ट में 3 कंडीशंस मैंने बताई हैं, या बॉडी रेस्ट में होगा, या उसकी लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आज के जो हमारे 2 मेन टॉपिक हैं वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डील्स विद द ट्रांसलेशनल मोशन, एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट डील्स विद द रोटेशनल मोशन। अगर हम उसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की साइड पे आए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इसमें हम बोल देते हैं कि इफ सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी स्टेटमेंट है, इफ sum of forces acting on a body is zero, then body will be in translational equilibrium।
तो हम लिख देते हैं सुमेशन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर हम कहते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर मैनी फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं तमाम फोर्सेस का सम अप करता हूँ। कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ अपवर्ड हैं, कुछ डाउनवर्ड हैं। अगर मैं सम ऑफ फोर्सेस लिखूं, मैं उसको यूं लिख देता हूं सुमेशन एफ, और सम ऑफ फोर्सेस किसके बराबर आएगा, F1 F2 अप टू Fn तक, 1 2 3 4 5 6 7 n तक ये फोर्सेस। इन तमाम फोर्सेस की वजह से न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उसमें बॉडी में नेट एक्सेलरेशन इतना होगा, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma। अब मैं कंडीशन पुट करता हूं, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज 0। अगर फोर्सेस 0 होंगी तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट ma इज इक्वल टू 0। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 है। मास तो 0 नहीं होता बॉडी का। अगर मास 0 होगा तो हमारी सारी डिस्कशन ख़त्म होती है। दिस इम्प्लाइज दैट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा, hence the body is in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। कहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ से। अगर ऐसा होगा तो फिर रिजल्ट ये आया, इफ फोर्सेस इज 0 then linear acceleration is 0. If linear acceleration is 0 then body will be in translational equilibrium. अगर हम कहते हैं हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस है, कोप्लेनर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक प्लेन में होती हैं। जैसे यहाँ पे ये वाइट बोर्ड के ऊपर ये मेरी 4 फिंगर्स हैं। अगर ये 4 फिंगर्स और ये थंब ये एक ही प्लेन में पड़ा है, अगर मैं इनको फोर्सेस कहूँ तो इनको कोप्लेनर कहूँगा कि सारी फोर्सेस जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं। अगर मैं यूँ फिंगर को ऊपर, थंब को ऊपर उठा देता हूँ, थंब के ऊपर अगर कोई फोर्स होगी तो अब वो उस प्लेन के अंदर नहीं है, प्लेन से ऊपर है। 4 फोर्सेस ये आपस में क्या हैं, वो कोप्लेनर हैं, जो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे फोर्सेस, ये फोर्स F1 है, इधर कोई फोर्स लगती है, ये F2 है। अब इन फोर्सेस का सम अप करना, इनको सम करना ये थोड़ा मुश्किल है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो आसानी से सम अप हो जाती, कि ये फोर्स इधर है, कुछ इधर होती, वो तो सम अप हो जाती। अगर फोर्स यूं है, अगर फोर्स यूं है तो फिर हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। हम देखते हैं इसका x कंपोनेंट क्या है, इसका y कंपोनेंट क्या है, इसका x कंपोनेंट क्या है, इसका y कंपोनेंट क्या है। तो फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम sum of forces on the x-axis is 0, sum of forces on y-axis is 0। फिर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। जनरली उसका ये फार्मूला है, इफ सम ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज 0, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर फोर्सेज को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है तो फिर फोर्सेज का सम अलोंग द एक्स एक्सिस भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑन द एक्स इज 0। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑन द वाई इज 0। तो फिर हम कहेंगे वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। सम ऑफ फोर्सेज ऑन द एक्स भी 0 होने चाहिए, सम ऑफ फोर्सेज ऑन द वाई भी 0 होने चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखें,
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो डील करती है ट्रांसलेशनल मोशन को, सॉरी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डील करती है रोटेशनल मोशन को। तो रोटेशनल मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन है उसका रिस्पॉन्सिबल है टार्क। अगर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है कि लाजमी उस पर लगने वाला टार्क ज़ीरो होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में देखें, इसकी स्टेटमेंट है इफ सम ऑफ टार्क्स acting on a body is zero, then body will be in the second condition of equilibrium, or the body will be in rotational equilibrium। ये इसकी स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द टार्क्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। हम एक बॉडी ले लेते हैं, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई हमारे पास एक हार्ड बोर्ड है, हम हार्ड बोर्ड पे यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं, वो बॉडी इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर सकता है। हम एक फोर्स इधर लगाते हैं, इसको F कह देते हैं, दूसरी फोर्स हम इधर लगाते हैं, इसको -F कह देते हैं। अब ये इसमें देखें हमारे पास क्या है, सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो है। जितनी फोर्स 10 न्यूटन इधर है तो 10 न्यूटन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर, कैंसिल होंगी तो नेट फोर्स ज़ीरो है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये वाली फोर्स इस बॉडी को यूं घुमाएगी ऐसे, ये वाली फोर्स उस बॉडी को यूं घुमाएगी, तो बॉडी यूं करके ऐसे रोटेट करेगा। इस पॉइंट के गिर्द बॉडी यूं क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फिर तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो है, कंप्लीट एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब तक हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाते तब तक हम कहते हैं कि वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और वो क्या है कि इसका टार्क भी ज़ीरो होना चाहिए। फोर्सेस तो ज़ीरो हैं ही, फोर्सेस तो ज़ीरो हैं, इस पे लगने वाला टार्क भी ज़ीरो होना चाहिए। जब टार्क ज़ीरो होगा, इफ टार्क ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, then angular acceleration is equal to ज़ीरो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, then body will be in rotational or angular इक्विलिब्रियम। इफ ये कंडीशन है, अगर ऐसा होगा, इफ टार्क ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी ज़ीरो, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो मीन्स द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी के ऊपर कोई यूं एक बॉडी है, इस पे कुछ टार्क लग रहे हैं जो इस डायरेक्शन पे हैं, क्लॉकवाइज हैं, कुछ टार्क लग रहे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द टार्क्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन that must be equal to sum of all the torques in the
एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको एंटी भी बोल देते हैं, इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे टार्क होगा, जो क्लॉकवाइज टार्क है इसको हमेशा लिया करते हैं नेगेटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है उसको लिया करते हैं पॉजिटिव। जितना टार्क नेगेटिव होगा उतना टार्क पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट टार्क क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी दोनों को हम ऐड करेंगे, बात वहीं पे है कि नेट टार्क ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, देन बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं लिखूं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए, हेंस फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम पहली कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो होनी चाहिए, और फोर्सेस में फिर दो उसमें जो उसके सब कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि सम ऑफ फोर्सेस ऑन द एक्स भी ज़ीरो होने चाहिए, सम ऑफ फोर्सेस ऑन द वाई भी ज़ीरो होने चाहिए। ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दूसरी है सम ऑफ टार्क ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर हम कहेंगे वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। कौन सी कंडीशंस, ये फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, अगर उसको रिजॉल्व करके देखें तो फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए, फोर्सेस का वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ टार्क्स ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। अगर मैं इसके एप्लीकेशन के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हम मीटर रॉड को यूं करके बैलेंस करते हैं, मीटर रॉड को, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। अगर मीटर रॉड है तो लाजमी बात है मीटर रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होती है। मैं इसके एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ पे वेज लगा देता हूँ। जब वेज लगाते हैं, शार्प वेज, वुडन वेज होता है, जब वेज लगाते हैं वो मीटर रॉड वहाँ पे यूँ रुक जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। जब बैलेंस हो गया, अब इस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इसको बैलेंस करके हम उसका सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं। जिस पॉइंट पर वो बैलेंस होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास है और वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सिंपल सिचुएशन में यही होता है। अब देखें, एक इसकी फोर्स इधर लग रही है, उसको मैं कह देता हूँ W1 है, जो उसके रॉड की अपना जो वेट की फोर्स है इधर है। एक वेट की फोर्स इधर लग रही है, इसको बोल देता हूँ ये W2 है। अब ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, जितनी ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है एग्जैक्टली उतनी ही यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है इस वेज की वजह से वो अपवर्ड लग रही है। इसको मैं कह देता हूँ ये नॉर्मल अपवर्ड फोर्स है। अब ये दोनों फोर्सेस, अगर ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो ये कितनी होगी 20। डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो होगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे देखें, ये वाली जो फोर्स है वो बॉडी को यूं रोटेट करवाएगी, किस डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन सा है, जो उसका पाइवटेड पॉइंट होता है, जहाँ पे वेज लगाते हैं वही उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। अब ये वाला जो वेट की फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो मीटर रॉड को यूं घुमाने की कोशिश करती है कि मीटर रॉड यूं जाए क्लॉकवाइज। ये वाली जो वेट की फोर्स है वो मीटर रॉड को यूं घुमाने की कोशिश करती है, ऐसे कि मीटर रॉड यहाँ से नीचे जाए। अगर ये दोनों टार्क, एक टार्क जो इधर पैदा हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक टार्क जो इधर पैदा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब ये दोनों टार्क्स बैलेंस होते हैं फिर वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो जाती है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं फिर वो मीटर रॉड वहाँ पे बैलेंस होता है, और हम कहते हैं कि मीटर रॉड क्या है, मीटर रॉड इज़ इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। आप इसको देखें, इस टॉपिक को रिवाइज करें, इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पुट करें,
हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।